हेलो। हाँ बच्चों, आज का जो टॉपिक है आरएनए वर्ड है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक है। आरएनए वर्ड पढ़ने से पहले आपने देखा था कि हमने क्या पढ़ा था डीएनए के बारे में कि कौन स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम होती है, कौन एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होता है, हमने उनको पढ़ा था। तो इस पैराग्राफ से सवाल ज़्यादा आते हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर कौन है और डीएनए आरएनए और प्रोटीन में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि बेस्ट क्राइटेरिया कौन सी है, भाई जेनेटिक मटेरियल को फुलफिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज सवाल बनते हैं। यहाँ से दे देगा ABCD करके, बोलेगा किस में गलतियाँ हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि 4 क्राइटेरिया है। एक तो रेप्लिकेशन करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और चेंज बहुत तेज़ी से नहीं, स्लो चेंज होना चाहिए। अगर स्लो चेंज होगा तभी वो इवोल्यूशन करता है। और मेंडेलियन की तरह कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए। अगर डीएनए होगा, अगर मेंडेलियन क्या बोले थे, फैक्टर बोले थे, और एक पेयर में होता है एलील के फॉर्म में, कुछ न कुछ कैरेक्टर को एक्सप्रेस जरूर करेगा। आरएनए ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं करता है। इसलिए बेहतर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए ही होता है। जिसके पास केवल आरएनए होता है, जैसे कि वायरस के पास, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सबका नहीं। एक बेसिक सवाल है, प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, तो प्रोकैरियोटिक में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा एक बार। डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ कंपैरिजन किया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में होता है, डीएनए और आरएनए में, और प्रोटीन में नहीं होती है। और ये बोलता है कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, वही समझाया हुआ है। तो स्टेबिलिटी ग्रिफिथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, तो उसी समय पूरा कंप्लीट हो गया था कि डीएनए कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्योंकि यस के को क्या कर दिए थे, हीट कर दिए थे, किल्ड कर दिए थे, फिर भी उसके पास कुछ बचा था जो आर को कन्वर्ट कर देता है, किस में, यस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर केमिकली देखा जाए तो डीएनए कैसा होता है, लेस रिएक्टिव होता है। जो ये लाइन है आरएनए लाइबल मतलब टूट जाता है ना, तो डीएनए लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होते हैं। तो ये लाइन याद रखें। और बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। दोनों एबल टू म्यूटेट, लेकिन आरएनए अनस्टेबल होता है, इनको याद रखिएगा। और म्यूटेशन फास्टर होता है, किसका फास्टर होता है, आरएनए का होता है, ठीक है ना। और आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनता है। तो आपसे जो पूछा जाए प्रोटीन डायरेक्ट कौन बनाता है, आरएनए या डीएनए बनाता है, तो आंसर कौन सा होगा, आरएनए होता है। जल्दी से आसानी से एक्सप्रेस कौन कर देता है अपने करेक्टर को, आरएनए कर देता है। तो डीएनए डिपेंड होता है किस पर, आरएनए पर, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ऊपर के डिस्कशन से पता चलता है कि आरएनए और डीएनए दोनों फंक्शन करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह। लेकिन मोर स्टेबल कौन है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो डीएनए होता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए बेटर कौन होता है, आरएनए होता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट पूछ सकता है, नेचर किसको प्रिफर करता है, स्टोर जेनेटिक मटेरियल कौन करता है, डीएनए आरएनए बोथ, या फिर प्रोटीन, डीएनए करता है। विच कैन बी जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए बोथ, प्रोटीन, दोनों हो सकता है। क्योंकि आरएनए यहाँ पे स्पेशल नहीं है कि वायरस का पूछा गया है किसका, तो कुछ वायरस में आरएनए हो सकता है और डीएनए तो होता ही है। विच कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, कौन सा है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, या बी एंड सी। तो आरएनए भी करता है और प्रोटीन भी कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम की तरह काम कौन करता है, बोथ बी एंड सी करता है। चलिए फिर हम आरएनए वर्ड की तरफ चलते हैं, उनको समझाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्या नहीं होते, डीऑक्सीराइबो शुगर अब्सेंट होता है। इसके पास कौन सा शुगर होता है, आरएनएज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज नहीं होते हैं। तो याद रखें एक कैसा जेनेटिक मटेरियल है,
फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला ही सवाल है। तो कहने का मतलब पहले डीएनए बना या आरएनए बना, तो आपको पता चल ही गया होगा कि पहले कौन बना होगा, आरएनए बना होगा। तो पहला जेनेटिक मटेरियल, ये पहला सवाल ही बन गया इस टॉपिक से। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। और ध्यान रखिएगा, आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन डीएनए में होता था, ठीक है ना। और सीधा लिखा हुआ है कि डीएनए किससे बना हुआ है, आरएनए से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। आरएनए किसकी तरह काम करता है, एडाप्टर की तरह काम करता है। जैसे टीआरएनए होता है, ये एडाप्टर की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे राइबोजाइम 28 ईयर्स और 26 ईयर्स आरएनए। जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। और हर राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन पे एच की जगह पे, मतलब डीऑक्सी होता तो एच होता, अगर राइबोज है तो उसके शुगर पे क्या होगा, ओ एच प्रेजेंट होता है। प्रॉब्लम ये है कि आरएनए कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये प्रोटीन बनाता है, मैसेंजर की तरह काम करता है। और डबल स्टैंडर्ड, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए डैमेज रिपेयर, ये मतलब है कि डीएनए में रिपेयरिंग आसानी से हो जाती है। ये सब करेक्टर डीएनए को मोर स्टेबल बनाते हैं। तो ये देखना है कि किसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्यूबी वायरस होता है और टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है, तो वहाँ से याद रखें। और ऊपर का टॉपिक रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, आरएनए फास्ट म्यूटेट, आरएनए बेटर टू पास इंफॉर्मेशन, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ये सब मतलब क्या है, स्मार्ट पॉइंट यहाँ से सवाल आ सकते हैं। यही लिखा गया कि सेकेंड ओएच पे क्या होते हैं, सेकेंड कार्बन पे OH होता है, जो आसानी से डिग्रेड कर देता है आरएनए के। और आरएनए के हर एक न्यूक्लियोटाइड पर एक्स्ट्रा OH मिलेगा इन्हीं के नाते। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा डीएनए रेप्लिकेशन, इनकी भी चर्चा इसी में कर लेते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपने शुरू में पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आगे आप ध्यान दिए थे। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो बताइए डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। सेल साइकिल पढ़ते हैं ना, बनाती ही देते हैं, सेल साइकिल पढ़ते हैं आप बराबर। उसमें क्या था, एक क्या था, यस यम फेज था, और G1 यस और G2 फेज था। तो यस फेज में क्या होता था, डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का अमाउंट क्या हो जाना, डबल हो जाना। अमाउंट क्या हो जाना, बढ़ जाना, डबल हो जाना। ये यस फेज में होता था। जो कोई भी सेल डिवाइड करेगी तो रेप्लिकेशन जरूर करेगा, डीएनए का अमाउंट डबल जरूर करता। जब वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था, उसी के बाद तुरंत क्रिक ने बोला था कि क्रिक ने प्रपोज किया था डीएनए रेप्लिकेशन को। उन्होंने बताया था कि पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जब डबल हेलिकल बनाया था तो उसको तोड़ करके उन्हें लगा था कि एक स्टैंड टूटेगा, दूसरा स्टैंड आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चंस आएंगे कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज्ड बाय, तो आप क्या बताएंगे, क्रिक बताएंगे। और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किसने किए थे, मेसेल्सन एंड स्टॉहल ने किए थे, 1958 में किए थे। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव नॉट पॉसिबल टू प्रूफ इन, किस पे नहीं बता सकते, तो जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन मतलब जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा। तो सेल डिवीजन बैक्टीरिया में होता है, ये नहीं होगा। एपिकल मेरिस्टम तो करता ही है, स्किन सेल भी करता है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, जो नर्व सेल होते हैं इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड नहीं दिखाई देगा। अब जो आगे का टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल में जो है सेमी कंजर्वेटिव, इसका मतलब है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होते हैं ऐसे ऐसे, तो ये कितने हैं, 2 हैं। जब इनको छुड़ा दिया जाए, एक को अलग कर दिया जाए, दूसरे को अलग, तो इस पर एक नया स्ट्रैंड बन जाता है, इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे पहले से कुछ रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा लग जाएगा, ऐसा बताते थे, क्रिक बताए थे। आफ्टर द डबल हेलिकल डीएनए
डबल जो हेलिकल मॉडल था उसके जस्ट बाद इन्होंने बताया था कि एक स्टैंड को खोल दिया जाए तो दूसरा स्टैंड भी इस पर लग जाएगा। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। प्रपोज करने वाले कौन थे? क्रिक साहब थे। तो अब इसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।